एवरीवन, आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट क्रियाकलाप में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए एक बार, ये है हमारा पाठ 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट क्रियाकलाप। इसमें यहाँ पर कार्यपत्रक 1 दिया गया है और कार्यपत्रक 1 में है कि नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के राज्यों को अंकित करें और यह सब राजवंश आज के कौन से आधुनिक राज्यों में बसे थे और भारत के मानचित्र में कन्नौज कहाँ स्थित था। तो बच्चों एक बार हम मानचित्र में चलते हैं। भारत का मानचित्र यहाँ पर है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों का, और उसमें मैं आपको कन्नौज भी बताऊंगी कि कहाँ पर है। ये देखिए एक बार, ये यहाँ पर है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य लिख रखा है ना। और ये एरिया जो है बच्चों, यहाँ देखो ये ग्रीन जो एरिया है ये गुर्जर प्रतिहार का एरिया है। यहाँ देखो लिख भी रखा है। ये जो एरिया है यहाँ पर ये पाल का एरिया है और ये वाला जो एरिया है जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये सारा राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है उसका एरिया है। यहाँ पर अब हमें कन्नौज देखना था, तो ये देखो बच्चों, ये रहा कन्नौज। ये देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पर। एक बार आपको अलग कलर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये रहा, ये है कन्नौज, ठीक है। यहाँ देखो, तो अब इसमें देखो यहाँ लिख भी रखा है गुर्जर प्रतिहार ग्रीन कलर में है, पाल जो है वो बैंगनी कलर में दिखाया गया है, और यहाँ पर देखो राष्ट्रकूट जो है वो गुलाबी रंग में दिखाया गया है, और ये सागर का जो ये हिस्सा है ये सारा ब्लू कलर में जो है वो सागर को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये भारत के नक्शे में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य यहाँ पर स्थित हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने कार्यपत्रक 2 पर, और यहाँ कार्यपत्रक 2 में जो है दिया है कि नीचे की तालिका में एक और उन बड़े शहरों के नाम लिखें जिन्हें आपने देखा है, दूसरी ओर इन शहरों के सम्मुख वरीयता क्रम लिखें, अर्थात सर्वाधिक प्रिय स्थान के आगे एक, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चलें। तो यहाँ पर बच्चों इसने कहा है कि आपको जिस भी शहर में आप गए हैं, आपके द्वारा जो शहर देखे गए हैं उन शहरों के नाम यहाँ पर तालिका के इस साइड लिखना है, और उनको वरीयता देने की सबसे अच्छा शहर आपको कौन सा लगा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो आपने शहर देखा है, चंडीगढ़ शहर में घूमे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। जिस भी शहर में, मैं वैसे बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप चंडीगढ़ गए हो या नहीं गए हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो आप दिल्ली गए हैं तो दूसरे नंबर पर दिल्ली भरें। मान लो आप यमुनानगर आपने देखा है तो आप यमुनानगर भरें। इस तरह से आपने जो भी शहर देखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और आपको उनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा पहले नंबर पर वो, जैसे मान लो आपको यमुनानगर शहर बहुत अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर यमुनानगर लिखेंगे। दूसरे नंबर पर मान लो आपको चंडीगढ़ जो है वो अच्छा लगता है तो आप दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आपको ये काम खुद ही करना है। आगे यहाँ पर आ जाती है कार्यपत्रक 3, और इसमें है कि आपका धर्म कौन सा है, तो आपको अपना धर्म बताना है बच्चों। मान लो आप हिंदू हैं तो यहाँ हिंदू लिखेंगे। मान लो आप
मुसलमान है तो यहाँ पर मुस्लिम लिखेंगे, ठीक है। आपका धर्म मुस्लिम धर्म है, ठीक। ये काम आपको खुद करना है। आगे है, आपके देश का धर्म कौन सा है। तो बच्चों, अपने देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा है बच्चों। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि अपना कोई भी एक धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। यानी कि हम सब भारतीय धर्म किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है। हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं। ये होता है धर्मनिरपेक्ष। अब आगे है कि बौद्ध धर्म पर 2 पंक्तियाँ लिखिए। बौद्ध धर्म पर 2 पंक्तियाँ लिखनी है। तो हम लिखेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इस धर्म का मानना है कि हमें सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब आगे आ जाता है बच्चों, यहाँ कार्यपत्रक 4 दिया है। पता करें, क्या आपके घर में विशेष अवसरों पर सोने चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अगर प्रयोग किया जाता है तो आपको लिखना है हाँ। जैसे कि दिवाली होती है, दिवाली पर हम नए सिक्के, चांदी या सोने के सिक्के खरीदते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। इसी तरह से जिन भी अवसरों पर आपके यहाँ चांदी या सोने के सिक्के खरीदे जाते हैं तो आपको जो है वो लिखना है। जैसे किसी की शादी है, हम जो है शादी में भी दूल्हे को भी दे देते हैं और जो दुल्हन होती है उसे भी मुंह दिखाई में चांदी का या सोने का सिक्का दिया जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आता है, आधुनिक सिक्के किस धातु के हैं। तो आधुनिक सिक्के तो हैं बच्चों, एक तो ये स्टील के सिक्के चले हुए हैं, आपने देखा भी होगा। 1 रुपये का, 2 रुपये के, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो स्टील के चले हुए हैं। एक मिक्स धातु के भी बने हुए होते हैं, मिक्स धातु। आगे इसने पूछा है, सिक्कों पर क्या लिखा होता है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पूछा इसने, सिक्कों पर क्या लिखा होता है। सिक्कों पर आपने देखा भी होगा बच्चों, एक तो सत्यमेव जयते लिखा होता है ना। और बताओ क्या देखा है आपने, क्या लिखा होता है सिक्कों पर। एक रुपया लिखा होता है, और क्या लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है, भारत सरकार। और आप सिक्का देखेंगे, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का लेकर देखना और उस पर देखना क्या लिखा हुआ है, आप वही यहाँ पर लिख देना, ठीक। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर हमारा है कार्यपत्रक 5 और इसमें पूछा है कि आपके माता पिता द्वारा सरकार को कौन कौन से टैक्स दिए जाते हैं। वो टैक्स जो हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो बच्चों, उन टैक्स में जो है, एक तो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भरते हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें वो इनकम टैक्स भरते हैं। एक हम जीएसटी भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य लिखने हैं। तो एक तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा प्रदान करती है सरकार, शिक्षा प्रदान करना, ये लिख देंगे। और एक है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक ही आ जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सरकार जो है सभी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। और आगे है कि आपके पाठ्यानुसार राजाओं ने शिक्षा के लिए क्या किया है। तो राजाओं ने भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है और हम इसमें लिख सकते हैं, हर्षवर्धन ने शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए।
उसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। प्राचीन समय में राजा विद्वानों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित करते थे। बड़े बड़े विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए धन भी प्रदान करते थे। अब आगे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लेसन आ जाता है बच्चों, और वो नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं और आगे नया पाठ की वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम फिर मिलते हैं पाठ 4 में।